एक्सेप्टेंस उसकी सबसे पहली सीढ़ी है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आज की डेट में मैं आपसे कहूं कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो या कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो एक जना देगा ऑफर और दूसरा करेगा उसको एक्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक्सेप्टर कोई टर्म नहीं होती है। तो जो उधार लेने गया है वो मॉर्टगेजर हो जाएगा, जो उधार दे रहा है वो मॉर्टगेजी हो जाएगा, जिसको आप क्रेडिटर भी बोल सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और पार्टीज आपस में ओके कर रही हैं कि चलो फाइनली लेट्स मेक अ डील। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग चैनल ऑफ PW CLAT। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लीगल रीजनिंग के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत ही स्वागत है। यहाँ पर आज क्लैट नेक्सस फाउंडेशन 2026 बैच में हम लोग लीगल रीजनिंग में ऑफर और एक्सेप्टेंस करने वाले हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपका फॉल करता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी में। तो लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बेस पढ़ा। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो बनते के साथ ही कैंसिल और वॉइड के बक्से में चले जाते हैं, जिनके लिए कोर्ट कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं देता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की। जी हां, जब जब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में जाएगा तो उसको कुछ सर्टेन चीजें और कुछ खूबियों की जरूरत होती है। ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देंगी? और वैलिड अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके पास रेमेडीज भी हैं, एनफोर्सेबिलिटी भी है और आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस उसकी सबसे पहली सीढ़ी है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? अगर आज की डेट में मैं आपसे कहूं कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो या कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या होगा? वो इंसान आपको एक ऑफर देगा कि हाँ यार, क्या आप मुझे ये गारमेंट्स बेचने के लिए रेडी हो? क्या मैं आपसे ये प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, आप मुझे बेचने के लिए रेडी हो? आप किसी के पास जाके बोल रहे हो क्या मुझे आप अपना घर लीज पर देने के लिए रेडी हो, रेंट पर देने के लिए रेडी हो? या कोई आपके पास आता है, अगर आप फ्रूट मार्केट में बैठे हो, कि क्या मुझे आप 100 किलो एप्पल बेचने को रेडी हो? तो एक जना देगा ऑफर और दूसरा करेगा उसको एक्सेप्ट। अगर ये दोनों ही नहीं हुआ, अगर ये जुगलबंदी ही नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर सामने वाले ने ऑफर दिया और दूसरे वाले ने मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा, बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो दैट इज वाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपका फॉर्म करते हैं द फाउंडेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट्स। दोनों ही होना बहुत जरूरी है फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू स्टार्ट। It is the foundation of valid contract. तो अब यहां पे होता क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में दो पार्टीज होंगी, एक पार्टी जो ऑफर दे रही होगी और एक पार्टी जो एक्सेप्टेंस दे रही होगी। तो इन दोनों पार्टीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। व्हाट इज दैट? जो पार्टी ऑफर देती है और जो पार्टी एक्सेप्टेंस देती है। कॉमन लैंग्वेज में आप इसको एक्सेप्टर बोल सकते हो, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक्सेप्टर कोई टर्म नहीं होती है। तो यहां पर इन दोनों पार्टीज को कुछ भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। इसको यहां पर बोल देते हैं, जो पर्सन ऑफर देता है इज नोन एज ऑफरर या प्रॉमिसर या फिर प्रपोजर। सिमिलरली जो पार्टी एक्सेप्टेंस देगी उसको भी तीन नामों से जाना जाता है। दैट इज ऑफरी, प्रॉमिसी एंड द लास्ट इज प्रपोजी। तो इस केस में बहुत छोटा सा फंडा है याद करने के लिए कि जिसके नाम के लास्ट में आपका OR आ रहा है वो हमेशा एक डूअर पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। जिसके नाम के आगे OR आता है जनरली और जिसके नाम के आगे डबल आता है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे आप ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स करोगे, बेलर बेली, देन प्लेजर प्लेजी, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी, तो वहां के लिए भी लर्न हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो स्टार्ट करता है, जो इनिशिएट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, जो सबसे पहला कदम बढ़ा रहा है, उसके नाम के आगे OR आता है। जैसे मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी, तो जो उधार लेने गया है वो मॉर्टगेजर हो जाएगा, जो उधार दे रहा है वो मॉर्टगेजी हो जाएगा, जिसको आप क्रेडिटर भी बोल सकते हो। और
एक्सेप्टर पार्टी के नाम के आगे हमेशा डबल ई आ जाता है. सो दैट इज द बेस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो अगर मेजरली देखा जाए तो जब कभी भी आप देखेंगे कि एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, वो कहते हैं नंबर 1 इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला नंबर आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, जो हम आज के मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं. इसके बाद आता है आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज ये कहता है कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए क्या एलिजिबल हैं. थर्ड पे आता है आपका पार्टीज को एंटर करना है कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ फ्री कंसेंट. द फोर्थ वन इज द लॉफुल कंसिडरेशन. नेक्स्ट इन लाइन वी हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट. इसके बाद आपका आएगा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. Contract must not be expressly barred by the law. तो इस हिसाब से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये सभी एसेंशियल्स होना बहुत जरूरी हैं. इन एसेंशियल्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में, पर आप ये जरूर समझिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन एसेंशियल्स में से कोई भी एक एसेंशियल मिसिंग है, अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा. आज का टॉपिक हमारा रहेगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का. तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एक्चुअली द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और पार्टीज आपस में ओके कर रही हैं कि चलो फाइनली लेट्स मेक अ डील. तो होता क्या है ये ऑफर और एक्सेप्टेंस. तो यहां पर कि जैसे इस पर्सन ने ऑफर किया कि आई विल सेल माई कार फॉर 10,000, वुड यू परचेज इट. इस इंसान ने एक ऑफर दिया, पार्टी 1 ने एक ऑफर दिया. पार्टी 2 जो एक्सेप्ट करेगी, अगर उसको एक्सेप्ट करना है, अगर करना ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं हो सकता. दूसरी पार्टी जिसको हम एक्सेप्टर बोलेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको एक्सेप्टर नहीं बोलते, जो इंसान अपनी एक्सेप्टेंस देता है उसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में 3 नाम से जाना जाता है. दैट इज द प्रोमिसी, ऑफरी, ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, एंड प्रपोजी. तो जो पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस देगी उसको हम इन 3 नामों से जानते हैं. जो पार्टी ऑफर देती है उसको हम जानते हैं फिर 3 नामों से. दैट इज द ऑफरर, प्रोमिसर और इवन द प्रपोजर. तो कॉन्ट्रैक्ट तब शुरू होता है जब कोई एक पार्टी स्टार्ट करती है, एक ऑफर देती है. अगर आज मैं मार्केट में जा रही हूं, मैं चाहती हूं कि एक क्लॉथ मर्चेंट से मुझे फैब्रिक्स परचेज करने हैं, मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो या शर्ट्स लेनी है, तो मैं बोलूंगी कि अच्छा यार मैं आपसे शर्ट्स परचेज करना चाहती हूं इतने रेट में, इतनी डेट पर, मुझे इतनी क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स चाहिए. अब सामने वाली पार्टी अगर मेरी सारी बातें मानने को तैयार है, सब चीजें उनको ओके हैं, तो वो देंगी अपनी एक्सेप्टेंस. और जब दोनों पार्टीज एक कॉमन म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आ जाती हैं जिसमें दोनों ओके होते हैं जिस अग्रीमेंट को लेके, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट स्टेप. तो ऑफर और एक्सेप्टेंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. जो बात ऑफरर ने बोली है उसी बात पे ऑफरी को एक्सेप्ट करना जरूरी है. अब आप सोचेंगे मैम मार्केट में तो नेगोशिएशंस भी होती हैं. अगर आज मैं बोल रही हूं कि यार मुझे तुमसे 250 रुपए पर केजी पर एप्पल्स खरीदने हैं और आप मुझे 25 केजीज एप्पल इस डेट पर दे देना, तो मैम हो सकता है सामने वाला 250 की जगह 300 रुपए पर केजी का रेट कोट करे. तो वो क्या होगा फिर, वहां तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई. वो भी अभी हम पढ़ेंगे, वो जाता है आपका काउंटर ऑफर में. अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि अगर एक ऑफरर ने एक ऑफर दिया और वो सारी टर्म्स आफ्टर नेगोशिएशन, इनफैक्ट सारी टर्म्स एक्सेप्टर ने अग्री करी, तो यहां पर प्रोमिसी और प्रोमिसर मिलके, प्रपोजर और प्रोमिसर मिलकर एक अग्रीमेंट में आ जाते हैं जहां पे एक म्यूचुअल अग्रीमेंट दोनों का सेट होता है.
यहां पर जो ऑफर होता है वो अपनी इंटेंशन शो करता है, एक डेफिनेट ऑफर देता है, और अपना कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मन में सोच लिया है लेकिन आप उसको जुबान पे नहीं ला रहे हैं, उसको पेपर पे नहीं ला रहे हैं, तो फिर वो एक वैलिड ऑफर नहीं है। तो यहां पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफर का। सिमिलरली जो ऑफरी होता है, जो एक्सेप्टेंस देता है, वो अपनी इंटेंशन दिखाता है कि मैं ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता हूं, वो अपनी एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करेगा। आप मुझे बोलने आए कि क्या मानसी मैम आप मेरा घर 1 करोड़ में खरीदने के लिए रेडी हैं? मैंने सोच तो लिया था कि मैं 1 करोड़ में खरीद लूंगी, लेकिन मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने मन में सोच लिया या अपनी मम्मी को जाके बता दिया, लेकिन आपको नहीं बताया। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए, ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए। ये दोनों ही चीजों का कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्ट्रैक्ट में आगे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया जा सके। अब बात करते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफर्स। बहुत तरह के ऑफर्स होते हैं। नंबर 1 होता है आपका एक्सप्रेस ऑफर और एक होता है आपका इंप्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर आपका वर्बल ऑफर भी हो सकता है, आपका रिटर्न ऑफर भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब है कि आपने क्लियरली एक्सप्रेस करा है शब्दों में या लिखकर कि आप ऑफर क्या देना चाहते हो। जैसे आपने न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला, आपने एक ऑफर दिया कि मैं अपना घर बेचने के लिए रेडी हूं, जो भी इंटरेस्टेड है आइए खरीद लीजिए। मैं आपके सामने आके बोलती हूं मुझसे ये पेन परचेज कर लो 500 रुपीज में, तो दैट्स एन एक्सप्रेस ऑफर। इंप्लाइड ऑफर क्या होगा? इंप्लाइड ऑफर होता है जो हमें जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, वो बन जाता है आपका इंप्लाइड ऑफर। कैसे होता है आपका इंप्लाइड ऑफर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप मार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं किसी मॉल में, किसी शोरूम में शेल्फ पर, डिस्प्ले पर सामान रखा है, तो एक तरीके से वो पर्सन जो है वो आपको ऑफर देना चाह रहा है। एक तरीके से ये इंप्लाइड ऑफर है कि मैं इतना सारा सामान लेके बैठा हूं और इतने सारे सामान की ये एमआरपी है। अब आपको अगर एक्सेप्टेंस है, आप सपोजिटली जाते हो एक फर्नीचर स्टोर पे और आपने देखा वहां टेबल लिखी हुई है और टेबल का कॉस्ट है 5,000 रुपए, चेयर लिखा है, चेयर का एमआरपी है 20,000 रुपीज, और आपको लगता है कि आपको ये परचेज करना है, तो आप देंगे एक्सेप्टेंस। आप क्या बोलेंगे? ठीक है। अब बोलना नहीं होता है वो अलग बात है, आप बोलते नहीं हो कि ठीक है मैं 20,000 में आपकी चेयर परचेज करने के लिए रेडी हूं, या फिर मैं 5,000 में आपकी टेबल परचेज करने के लिए रेडी हूं। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस देते हो आप भी बॉडी लैंग्वेज से। आप क्या बोलते हो? मुझे वो चेयर लेनी है, अब ये बताइए सर यूपीआई पेमेंट करना है या कैश? तो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। इंप्लाइड ऑफर वो दुकानदार दे रहा है जो डिस्प्ले पर सारे आइटम्स लगा रहा है, क्योंकि वो आपको एक इंप्लाइड अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये ऑफर दे रहा है कि मेरे पास ये चीजें इतने इतने प्राइस पर अवेलेबल हैं, तुमको खरीदनी है तो बता दो। दैट इज कॉल्ड द इंप्लाइड ऑफर। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑफर वर्सेस जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर होता है जो आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को देते हैं। अगर आज मैं सिर्फ एक पर्सन के पास जाती हूं और मैं किसी अपने दोस्त के पास जाती हूं, मैं उसको बोलती हूं यार क्या तू मुझसे मेरी गाड़ी ले लेगा, अगर तेरा सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का मन है, तो स्पेसिफिक ऑफर होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को। जनरल ऑफर होता है जो आप एक साथ बहुत ज्यादा वर्ल्ड को देते हो या आप बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ देते हो, जो कि कार्बोलिक स्मोक बॉल केस में हुआ था। दैट्स अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस। इसमें क्या था? इस केस में यहां पर जनरल ऑफर दिया गया था। जनरल ऑफर का मतलब होता है जब आप पूरी पब्लिक को एक साथ ऑफर देते हो। यहां पर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक पर्टिकुलर मेडिसिन बनाई। उनके हिसाब से यह था कि जो भी हमारी मेडिसिन को खाएगा उनको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन खाने के बाद हुआ तो हम 500 पाउंड उस पर्टिकुलर पर्सन को दे देंगे, क्योंकि आपने हमारी मेडिसिन खाई और उसके बावजूद आपको बीमारी हो गई। तो यहां पर इस कंपनी ने जो ये ऑफर निकाला है, ये पूरी पब्लिक के लिए एक साथ निकाला है, ये बन जाता है आपका जनरल ऑफर। इसके बाद आता है क्रॉस ऑफर, अभी हम लोग होल्ड पे रखते हैं। इसके बाद आता है आपका काउंटर ऑफर, जो आप बोल रहे थे कि मैम नेगोशिएशंस भी तो मार्केट में होती हैं, तो ये बन जाता है आपका काउंटर ऑफर। अब जब काउंटर ऑफर आते हैं तो पार्टीज की पोजीशंस भी स्वैप हो जाती हैं। मतलब कि अब मैंने आज आपके सामने एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरा घर 1 करोड़ में खरीदने के लिए रेडी हैं?
आपने बोला नहीं मैम 90 लाख में। तो इस केस में जब आपने 1 करोड़ से 90 लाख किया तो आपने मेरे ऑफर पे काउंटर ऑफर थ्रो किया, तो आप बन गए ऑफरर। अब मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं बन गई प्रॉमिसी। अब मेरे ऊपर है कि मुझे 90 लाख में एक्सेप्ट करना है या फिर 95 बोलना है। मैंने कहा नहीं नहीं यार 90 लाख में तो नहीं, एक काम करते हैं 95 लाख में डील डन करते हैं। दोबारा से मैं ऑफरर बन गई क्योंकि मैंने आपके 90 लाख पे एक और काउंटर डाला 95 लाख का। तो जैसे ही मैंने 95 लाख बोला मैं दोबारा से ऑफर बन गई, अब आपको एक्सेप्ट करना है। तो यही होता है, जब तक काउंटर ऑफर पे काउंटर ऑफर आता रहता है तो जो पार्टी काउंटर ऑफर देती है वो बन जाती है इस केस में ऑफरर, और जैसे ही आपके काउंटर ऑफर पर सामने वाली पार्टी अग्री करती है वो पार्टी बन जाती है आपकी प्रॉमिसी या फिर जिस पार्टी ने एक्सेप्टेंस दी है। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर होता है कि जो इस ऑफर की एक वैलिडिटी होती है, एक लिमिट होती है, मतलब एक तरीके से अभी भी ऑफर वैलिड है, अभी भी स्टैंडिंग ऑफर है, अभी भी ऑफर एक्सपायर नहीं हुआ। हर ऑफर अपने साथ एक एक्सपायरी डेट लेके आता है, तो जिन ऑफर्स में अभी तक एक्सपायर नहीं हुए होते हैं उनको हम लोग स्टैंडिंग ऑफर की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है एक और बात जानना कि डिफरेंस क्या होता है ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में। इनविटेशन टू ऑफर में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात जरूर जानिएगा कि जो इंसान इनविटेशन टू ऑफर आपको दे रहा है दैट पर्सन इज एक्चुअली वर्किंग एज एन हैव टू बी देयर एज एन एक्सेप्टर। इनविटेशन टू ऑफर में इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे पहले तो। इनविटेशन टू ऑफर में आपके पास पार्टी इनविटेशन देती है, आपको एक इनवाइट देती है कि हम ऑफर के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो जो पार्टी इनविटेशन देती है वो पार्टी ऑफरर नहीं है, वो पार्टी तो एक्सेप्टर की पोजीशन में है, वो तो एक्चुअली एक प्रॉमिसी है, उनको एक्सेप्टेंस देनी है। ऑफर अपना आप लेके जाते हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल है ऑक्शन का, या जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर्स भी निकलते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो आज सपोजिटली मैंने अपना एक पर्टिकुलर पेंटिंग, जैसे वेलकम में नहीं होता वो घोड़े वाली पेंटिंग लगाता है ऑक्शन के लिए, लोग सामने से बिड करते हैं कि 200 करोड़ या 500 करोड़ या 600 करोड़। तो अगर आज मैंने ऑक्शन में अपनी कुछ कमोडिटी लगाई है, ऑक्शन में मैंने अपना कोई गुड्स लगाए हैं, आप एक ऑफरर हैं, आप अपने ऑफर देना स्टार्ट करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कितने प्राइस में लेने के लिए रेडी हैं। मुझे अपने लेवल पर एक्सेप्टेंस देनी है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये वाला प्राइस सही लग रहा है, मुझे 200 करोड़ का प्राइस सही लग रहा है, मैं इसको बेचने के लिए रेडी हूं। या मुझे वो 250 करोड़ वाले का प्राइस अच्छा लग रहा है, मैंने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं 250 करोड़ में इसको बेचने के लिए रेडी हूं। तो यहां पर ये पॉइंट आता है कि सपोजिटली मैंने ऑक्शन लगाया, क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे क्लैट में, मैंने ऑक्शंस में गुड्स को लगाया, एक पर्सन ने, एक्स पर्सन ने मुझे ऑफर दिया कि मैं आपकी पर्टिकुलर पेंटिंग को 25,000 में खरीदने के लिए रेडी हूं। मैंने उसको पेंटिंग बेचने से मना कर दिया, तो क्या वो मुझे सू कर सकता है कि मैंने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को विशिएट किया है? यहां पर करेक्ट आंसर होगा नो, क्योंकि मैं एक्सेप्टर की पोजीशन में हूं, मैं प्रॉमिसी की पोजीशन में हूं, मैं मना कर सकती हूं कि मैं रेडी नहीं हूं आपको इस अमाउंट में पेंटिंग बेचने के लिए।
सिमिलरली जितने भी गुड्स आपके डिस्प्ले पर होते हैं, आपके शोरूम्स में, मॉल्स में, कहीं पर भी, वहां पर एक तरीके से अगर सपोज आप इवन रेस्टोरेंट अगर आज जा रहे हैं, तो ये इस केस में आप बोलते हैं कि ठीक है यार मुझे तालुमीन सूप लाके दे दो, तालुमीन सूप का प्राइस लिखा है 500 रुपीज, तो आप ऑफर दे रहे होते हैं एक तरीके से रेस्टोरेंट ओनर को कि मैं आपसे 500 रुपए में तालुमीन सूप परचेज करने के लिए रेडी हूं, क्या आप मुझे बेचने के लिए रेडी हो? अब वो क्या बोलेंगे, हाँ जी हम लेके आते हैं, वेटर बोलता है हम लेके आते हैं, वो आपको मना भी कर सकते हैं कि तालुमीन सूप इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो वो एक्सेप्टेंस देने की पोजीशन में है। और ये इसीलिए बनाया गया है कि कल को यहां पर अगर, क्योंकि बाइंडिंग अग्रीमेंट जब बन जाता है, जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाती है और दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अगर अपनी बात से मुकर जाती है, तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में सू कर सकती है। इस वाली कैटेगरी को, डिस्प्ले वाले गुड्स को, आपके रेस्टोरेंट वाले गुड्स को, सेल वाले गुड्स को, इन सब चीजों को हमने इनविटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसलिए डाला है क्योंकि इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि सपोजिटली आप सूप पीने गए एक रेस्टोरेंट में, उन्होंने कहा जी सूप अवेलेबल नहीं है, तो कल को आप उनको सू ना करो, आप ये ना बोलो कि तुमने मुझे ऑफर दिया था कि तालुमीन सूप 500 रुपए में अवेलेबल है, मैं तुम्हें एक्सेप्टेंस दे रहा हूं कि हाँ 500 रुपए में तालुमीन सूप को पीने के लिए रेडी हूं, अब तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम्हें सू करूंगा। तो इसीलिए जब कभी भी डिस्प्ले पे जो गुड्स होते हैं मॉल्स, शोरूम्स में या जो रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, ये सब कुछ आपका इनविटेशन टू ऑफर होता है। जिस पार्टी ने इनवाइट किया है वो अल्टीमेटली आपको एक्सेप्टेंस देगी कि हम भी रेडी हैं आपको इस प्राइस में ये पर्टिकुलर गुड इतने में देने के लिए। बहुत फेमस सा एग्जांपल है, वहां पर सपोजिटली एक एयरलाइंस ने सपोज एक एड डाला कि फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर इन 500 रुपीज, तो आपने कॉल करके बोला कि हमारी टिकट बुक कर दो, 500 रुपए में हम लोगों को कश्मीर जाना है, तो अब वो आपको बोल सकते हैं कि जी टिकट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस की पोजीशन में है यहां पर, तो वो आपको यहां पर मना कर सकते हैं। दैट इज वाई ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। सिमिलरली इन्विटेशन टू ऑफर एक ऑफर नहीं होता, जो मैंने कहा इंडिकेशन होती है कि हम लोग आगे चल के नेगोशिएट कर लेते हैं, और ऑफर आपका डायरेक्ट ऑफर होता है। यहां पर इसका पर्पस होता है कि सामने वाली पार्टी की तरफ से ऑफर आए, यहां पर आप डायरेक्टली एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे होते हो। इन्विटेशन टू ऑफर का डेफिनेशन ऑल्दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं क्लैट में। सेक्शन 2A में हमने ऑफर को डिफाइन किया है। इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही वो एक कंस्ट्रक्टिव अग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली ऑफर अग्रीमेंट तब बनता है जब इसको प्रॉमिसी एक्सेप्ट करता है। इन्विटेशन टू ऑफर में कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आज अगर आपने कहीं पर एक इन्विटेशन टू ऑफर पढ़ा, तो आप सिर्फ इन्विटेशन पढ़ के उस पार्टी को सू नहीं कर सकते कि यार तुम ये पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट मुझे क्यों नहीं बेच रहे, क्योंकि तुमने तो एडवर्टाइजमेंट में डाला था। सिमिलरली यहां पर ऑफर गिव्स राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों दे देते हैं और दोनों में से कोई भी पार्टी अगर अपने वर्ड से चेंज करती है, अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करती है, तो उस केस में ये ऑफर आपका, इस केस में अग्रीमेंट बाइंडिंग होगा। क्योंकि अग्रीमेंट बाइंडिंग था, तो आप दूसरी पार्टी को जो अपनी बात से मुकरी है उनको कोर्ट में सू भी कर सकते हैं। Invitation to offer is generally made for a larger public at once. ऑफर जनरली स्पेसिफिक पार्टीज को दिया जाता है। तो जैसा कि एग्जांपल है कि बुक सेलर अगर कैटलॉग लगा के बैठा है बुक की अपने बुक शॉप में, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में जाएगा। इंप्लाइड ऑफर में अगर सपोजिटली आज आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं और आपको दिख रहा है कि स्टेशनरी शॉप पे पेन्स अवेलेबल हैं, 10 रुपीज का पेन अवेलेबल है, तो एक इंप्लाइड ऑफर होगा कि आपने वहां से पेन उठाया, 10 रुपीज शेल्फ पे रखे और शॉपकीपर एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है बाय द एक्शन हमें आपका ऑफर समझ में आ रहा है कि आप 10 रुपए में हमसे ये पेन खरीदना चाहते हैं। तो दैट विल कम इन द परव्यू ऑफ इंप्लाइड ऑफर्स। हेलो, हाँ जी उमरान ज्वाइनिंग। Now let's understand कि promissory estoppel क्या होता है। Promissory estoppel in a contract law is a concept जो ये कहता है कि the
that stop the parties from going back from their promises even if it's not written in the contract. तो अक्सर तो ऐसा होता है कि लाइफ में लोग वर्बल प्रोमिसेस तोड़ देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉमिसरी एस्टॉपल के केसेस में तोड़ने का मौका नहीं दिया जाता. इसके लिए कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी हैं, लेट्स फोकस ऑन देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, प्रॉमिसरी एस्टॉपल ये कहता है कि इस केसेस में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे वो थे आपके अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट्स. अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट्स बोल देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहां पे पार्टीज ने किए थे वर्बल प्रोमिसेस. जिस पार्टी ने ये वर्बल प्रोमिसेस किए थे, दैट पार्टी वाज होल्डिंग अ पोजीशन. After this party made the promises, the other party must act in the direction of the promise. And इस केस में थर्ड, if first party retracts, damages are to be accrued. होता क्या है अब प्रॉमिसरी एस्टॉपल? तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल एक तो अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, यहाँ पे वर्बल प्रोमिसेस होते हैं. तो ये वर्बल प्रोमिसेस वो पार्टी करती है जो एक ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन में होती है या जो एक हाई पोजीशन में होती है. जैसे सपोज कि गवर्नमेंट ने अपनी पूरी जनता से नोटिफिकेशन के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कोई वादा किया, कोई प्रॉमिस किया, और जब उन्होंने ये प्रॉमिस किया, उनके प्रॉमिस के हिसाब से जो बाकी के लोग थे उन्होंने प्रॉमिस की डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू किया, मतलब अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि वो वादे पे ट्रस्ट कर रहे थे, वो आपके प्रॉमिस पे ट्रस्ट कर रहे थे. अब उसके बाद क्या होगा? जब फर्स्ट पार्टी क्या करेगी? अब अपने वादा खिलाफी करेगी, अपने प्रॉमिस से मुकर जाएगी. तो अगर ये अपने प्रॉमिस से मुकरेंगे तो जो सेकंड पार्टी थी जिन्होंने एक्शन करना शुरू किया, उनको किसी ना किसी फॉर्म में लॉस होगा. तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल ये बोलता है कि यू आर एस्टॉप्ड फ्रॉम चेंजिंग योर प्रॉमिस, फ्रॉम चेंजिंग योर वर्ड्स. तो जो फर्स्ट पार्टी है जिसने अल्टीमेटली वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहती है कि उनको यहां पर अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना है, और अगर वो अपना प्रॉमिस ब्रेक करते हैं और इससे कोई भी नुकसान होता है इस वाली पार्टी को, तो इनको डैमेजेस पे करना बहुत जरूरी है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द वे ऑफ एन एग्जाम्पल. तो सपोजिटली मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई एक आउटस्कर्ट्स एरिया है, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बिल्डर्स वहां पे अपने बिल्डिंग्स बनाएं, फ्लैट्स बनाएं. तो जब भी बिल्डर्स घर बनाते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को. तो मान के चलते हैं, एक सपोज की सरकार ने क्या बोला है कि यार अगर आप 2000 से लेकर 2005 के 5 साल के पीरियड में अगर आप घर बनाते हैं तो हम आपका टैक्स माफ कर देंगे. ये बात सरकार ने नोटिफिकेशन में डाल दी बिल्डर्स के लिए. तो बिल्डर्स को लगा यार अच्छी बात है, इस टाइम पे अगर हम वहां पे जाके फ्लैट बनाएंगे तो फ्लैट तो हमारे बाद में बिक जाएंगे, मुनाफा हमको होगा ही होगा, लेकिन हमें सरकार को यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा 5 साल के लिए, तो हमें थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, बिल्डर्स ने आगे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया, पार्क्स बनाना स्टार्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट उन्होंने जोरों शोरों से शुरू कर दी. एकदम से सन 2003 में मान के चलते हैं, गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला. इस नए नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि अब से हम आपसे 5% टैक्स लिया करेंगे बिल्डर से, जो भी उस एरिया में घर बनाएंगे. तो बिल्डर्स क्या बोलेंगे, यार हमें तो आपने प्रॉमिस किया था, आपके प्रॉमिस की डायरेक्शन में हमने काम करना शुरू कर दिया, अगर अब आप बीच में नया नोटिफिकेशन निकालोगे तो हमको तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. तो इस केस में ये बन जाता है आपका प्रॉमिसरी एस्टॉपल. तो ये मैटर जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि यहां पर द गवर्नमेंट शुड एडहेयर फ्रॉम द सेकंड नोटिफिकेशन. मतलब अगर उन्होंने 2005 तक का प्रॉमिस किया है तो 2005 तक वो ये पर्टिकुलर टैक्स नहीं ले सकते. 2005 के बाद आपको ये टैक्स लिवाई करना है, दैट्स गुड टू गो. तो दैट इज ऑल अबाउट योर प्रॉमिसरी एस्टॉपल. नेक्स्ट समझते हैं
लेट देयर बी एक्सेप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जैसे कि रिलेशनशिप्स में भी बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द की, जो अंदर मन में है वो शेयर करो, सामने वाले को सपने नहीं आ रहे कि आप क्या चाह रहे हो या आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। भगवान ने उसको अभी तक ये वाला हम लोगों को वरदान नहीं दिया कि हम ये समझ जाएं, ये जान जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो फॉर ऑल द कम्युनिकेशन, फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन इज द की, एंड सो इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये कहता है कि अगर तुम ऑफर देना चाहते हो तो कम्युनिकेट करो ना यार, सामने वाले को क्या पता कि तुम्हारे मन में क्या ऑफर है। तो या तो आप कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर कैन बी डन बाय टू मोड, या तो इंसान आपको वर्बली अपना ऑफर देगा या फिर वो रिटन फॉर्मेट में आपको अपना ऑफर देगा, लेकिन उसने अपना ऑफर आपको दे दिया। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपके सामने ऑफर आया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आपको ऑफर दिया कि यार तुम पर्टिकुलर एक काम करो, 10,000 में क्या तुम मेरी गाड़ी परचेज करने के लिए तैयार हो। आपके मन में था कि आपको मेरी गाड़ी परचेज करनी है, लेकिन आपने मुझसे कुछ नहीं कहा इस बारे में, सोच के बैठ गए यार मानसी को ना मैं 2 दिन बाद मिलूंगा, उसके बाद हाँ बोल दूंगा। तब तक तो मानसी बैठी है, किसी और को गाड़ी क्यों बेचेगी। ऐसा नहीं चलता, मार्केट में ऐसा नहीं चलता। अगर आपको किसी भी ऑफर की एक्सेप्टेंस देनी है तो आपको भी वर्बली बताना पड़ेगा या रिटन फॉर्मेट में बताना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये आप कैसे कैसे कर सकते हो? नंबर 1, ये भी आप वर्बली कर सकते हो। वर्बली करने के अलावा मोड प्रिस्क्राइब्ड इन ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके चक्कर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। मोड प्रिस्क्राइब्ड इन ऑफर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सपोजिटली मोड प्रिस्क्राइब्ड इन ऑफर का मतलब है मैंने आज आपको लेटर फॉर्मेट में एक ऑफर भेजा। मैंने कहा कि अगर आप मेरा घर खरीदने के लिए तैयार हो 1 करोड़ रुपए में तो मुझे लेटर लिख के अपनी हाँ भेज दो। आपने सोचा मानसी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, क्या मैं लेटर लिख के यार इतना फॉर्मेलिटी करूंगा, मैं व्हाट्सएप डाल देता हूं मानसी को। आपने मुझे व्हाट्सएप डाल दिया, हाँ मानसी यार मैं तेरा घर खरीदने के लिए रेडी हूं। तो इस केस में अगर मैं घर किसी और को बेच देती हूं तो आप ये नहीं बोल सकते कि बाबा ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया था तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे लेटर के जरिए हाँ चाहिए। तो अगर ऑफर के अंदर लिखा है, अगर ऑफर में लिखा है, अगर नहीं लिखा तो आप कैसे भी हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे व्हाट्सएप पे कर दो, मेल पे कर दो, कॉल पे कर दो, मेरे सामने आके कर दो, मेरे सर्वेंट को बता दो, कैसे भी कर दो। लेकिन अगर ऑफर में मेथड लिखा है कि किस तरह से मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, अगर ऑफरर ने ये बात लिख दी, प्रॉमिसर प्रपोजर ने ये बात लिख दी कि मुझे इस तरह से तेरी एक्सेप्टेंस चाहिए, तो उसी तरह से उसी मोड में आप अपनी एक्सेप्टेंस दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे दी आपने एक्सेप्टेंस, ठीक है, हो गया फाइनली, एक्सेप्टेंस का आपने बता दिया। एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट में दिक्कत आती है और अक्सर क्लैट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे होगी बाय टेलीकम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय पोस्टल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलता है एक्सेप्टेंस बाय पोस्टल मोड ऑफ कम्युनिकेशन? कि मैंने आपको लेटर भेजा, आपको लेटर आया, किसने भेजा ये लेटर? ऐसे बनाते हैं, ऑफरर ने आपको लेटर भेजा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको लेटर में हाँ करना है या आपने कॉल पे हाँ करना है। कॉल पे आपने हाँ कर दिया तो दैट्स टोटली ओके। अब बात करते हैं डिफरेंट पॉइंट की कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर के जरिए भेजनी थी, ठीक है। तो ऑफरर ने आपको लेटर भेजा या मेल पे करा या कॉल पे करा, उसने जैसे भी आपको अपना ऑफर भेजा, आपने अपनी एक्सेप्टेंस कैसे भेजनी है? पोस्टल मोड से। वो वाले सिनेरियोज डिस्कस हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑफरर ने लेटर भेजा, यहां पर ऑफरी ने क्या करा? रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के लिए इसने लेटर लिया और लेटर को पोस्ट कर दिया, लेकिन ये लेटर नेवर रीच्ड ऑफरर और was in
ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है अभी ऑन द वे, लेटर नहीं पहुंचा। तो एक बेसिक चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कि अगर ऑफर मतलब यहां से ऑफर गया, सामने सारी बात कम्युनिकेट हो गई, एक्सेप्टेंस दी, सारी बात कम्युनिकेट हो गई, दोनों पार्टी के बीच में सारी बातें हो चुकी हैं, तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब दोनों में से कोई भी पार्टी अगर अपनी बात से मुकरती है, क्लैट आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज आज मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और 2 दिन बाद आप मुकर गए, एक्सेप्टेंस से आपने कहा जाओ मैं आपका घर नहीं खरीदती, या 2 दिन बाद मैं मुकर गई कि जाओ मैं आपको अपना घर नहीं बेचती, तो क्या इस केस में क्या मैं आपको सू कर सकती हूं अगर आप मुकरे, या आप मुझे सू कर सकते हो अगर मैं अपनी बात से बिफर गई? तो यस, सू कर सकते हैं क्योंकि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, दोनों पार्टीज की बात कम्युनिकेट हो गई है, दोनों बिल्कुल क्लियर टर्म्स पे पहुंच चुके हैं। दिक्कत आती है लेटर फॉर्मेट में। तो लेटर फॉर्मेट ये बोलता है कि जिस डेट पर, ध्यान रखें, जिस डेट पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, उस दिन से हम बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। अब आप सोचोगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे हो बात पहुंचनी चाहिए, अभी तो सिर्फ लेटर पोस्ट किया है, क्या पता लेटर अभी ट्रांजिट में हो, रास्ते में हो, पोस्ट ऑफिस में पड़ा हो, पोस्टमैन के थैले में पड़ा हो, क्या पता लेटर कभी पहुंचा ही ना हो। तो इस केस में क्या एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? पोस्टल मोड में मानी जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पहले बनी थी, उस टाइम पे लोग पोस्टल मेथड्स ही अप्लाई करते थे। तो एक्सेप्टेंस का ये वाला फंडा है, थोड़ा सा लूप होल ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस अपनी डाली, जिस तारीख पर, जिस डेट पर आपने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की, हाँ मैं आपका घर खरीदने रेडी हूं, हाँ मैं आपसे शर्ट्स खरीदने रेडी हूं, हाँ मुझे आपका ऑफर मंजूर है और इतनी इतनी शर्तें मैं सब मानने रेडी हूं, मैंने सब बातें लिख के लेटर डाल दिया, पोस्ट कर दिया, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया 5 जून को, और सपोजिडली 6 जून को आपने मना कर दिया कि मानसी जाओ, मुझे आपके साथ डीलिंग नहीं करनी है, मुझे आपको घर नहीं बेचना, या व्हाटएवर जो भी आपका ऑफर था, आप अपने ऑफर से बैकआउट करना चाहते हो। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं, जिसने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया था, मैं आपको सू कर सकती हूं? करेक्ट आंसर होगा हाँ, आप कर सकते हो सू, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि एक्सेप्टर के पास जिस डेट से वो लेटर डालता है, उस डेट से उसके पास ब्रह्मास्त्र आ जाता है कि जैसे ही ऑफरर अपनी बात से चेंज होगा, मैं उसको सू कर दूंगा, क्योंकि मैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर चुका हूं, चाहे बशर्ते वो लेटर पहुंचा ही नहीं अभी तक ऑफरर के पास। तो ये चीज का खास ध्यान रखेंगे इस केस में। ऐसे क्वेश्चंस क्लैट में आते हैं, रियल लाइफ में सिनेरियोज और फंडास चेंज हो चुके हैं, लेकिन लेटर आपको यहां पर पैसेज जब भी आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और पोस्टल कम्युनिकेशन में आएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखें इन द मेथड ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस जब दी जाती है। अब आप पूछोगे मैम अगर ऐसे ऑफर में हो जाए तो, कि मैंने ऑफर का लेटर लिखा कि क्या आप मुझसे ये चीजें इतने इतने प्राइस पे खरीदने रेडी हो, और मैंने ऑफर का लेटर डाल दिया और वो ऑफर का लेटर अभी तक आप तक पहुंचा भी नहीं, तो क्या इस केस में ऑफर भी कंप्लीट माना जाता है? नहीं, वो ऑफर कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लेटर अभी तक आपका पहुंचा ही नहीं है। तो किसी भी तक इंसान तक जब आपका लेटर पहुंचा ही नहीं, तो किसी को क्या पता कि आप क्या ऑफर लेके घूम रहे हो मार्केट में। तो ये ऑफर के केस में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्टेंस के केस में ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेवोकेशन की। तो चलो ठीक है, हमने ऑफर एक बार दे दिया, कभी कभी माइंड भी चेंज होता है, इंसान सोचता है कि नहीं यार रहने देता हूं, अभी घर नहीं बेचता, अभी गाड़ी नहीं बेचता। तो अगर आप ऑफर ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर आपकी बात आगे दूसरे इंसान तक पहुंच चुकी है, आपका ऑफर पहुंच चुका है, तो रेवोकेशन मतलब कैंसिल करना वो पॉसिबल है ही नहीं। तो कब कब रेवोकेशन पॉसिबल है? कुछ तो चांस होता होगा, कोई तो स्कोप होता होगा कैंसिल करने का अपने ऑफर को। कैसे कर सकते हो? बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। या तो आप क्लियरली यहां पर नोटिस भेज दो अपने रेवोकेशन का उसको, मतलब आपके ऑफर से पहले आपका कैंसिलेशन पहुंच जाना चाहिए। मतलब सपोज आपने ऑफर का लेटर भेजा और आपको बाद में मन आया कि नहीं यार आपको ये ऑफर नहीं देना, तो आप कॉल पर फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अपनाओ और अगले को नोटिफाई कर दो कि मुझे कैंसिल करना है। नेक्स्ट आता है बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है, मैंने कहा था कि अगर आप अपने ऑफर में लिखा था कि अगर आप मेरी डीलिंग से ओके हो तो मेरे को 7 दिन के अंदर जवाब दे दो। आपने ले लिए जवाब देने के लिए 8 दिन, 9 दिन, 8.5 दिन, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफर कैंसिल माना जाएगा, क्योंकि वो टाइम का एक्सपायरी हो चुका है।
बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ऑफर अपने साथ कोई कंडीशन लेके आता है तो उस केस में एक्सेप्टेंस में दोनों ही चीजों को एक्सेप्टर को ध्यान रखना पड़ेगा, तब वो कंप्लीट 100% एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑफर दिया कि अगर आप मेरा घर खरीदने रेडी हैं तो आप अपनी हाँ भेज दीजिए मुझे 2 दिन के अंदर, और साथ साथ अगर आपकी हाँ है तो मुझे 1000 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए एज एन एडवांस, ताकि मैं मान लूं बुकिंग आपकी हो गई है। आपने मुझे हाँ तो भेज दिया, लेकिन 1000 रुपए आपने मुझे नहीं दिए। आपने सोचा यार कोई नहीं, मैं मानसी को मिलके दे दूंगा, मैं बाद में यूपीआई कर दूंगा, तो वो आपकी एक्सेप्टेंस 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस ये ऑफर के साथ कंडीशन जुड़ी थी जो आपने फुलफिल नहीं करी, तो इस केस में आपका ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट होता है अगर ऑफरर की ही जान चली जाए, वो अनसाउंड हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ऑफर लैप्स हो जाएगा। बाय काउंटर ऑफर, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नेगोशिएशन जो मार्केट में होती है, मैंने आपको ऑफर दिया 1 करोड़ में घर ले लो, आपने कहा नहीं मैम 80 लाख, तो ये अब आप ऑफरर बन गए क्योंकि आपने ऑफर दिया है, अब मैं एक्सेप्टेंस वाली पोजीशन में आ गई, तो यहां से आपका ओरिजिनल ऑफर काउंटर ऑफर से कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट इज बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, कि अगर एक्सेप्टेंस आपने दी लेकिन आपने उस मोड में नहीं दी, जो सेम बात मैंने बोली, मैंने कहा था कॉल पे बताना, आपने मुझे लेटर लिख दिया। मैंने कहा था अगर आपकी एक्सेप्टेंस है तो मेल कर देना, आपने मुझे कॉल कर दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ऑफर कैंसिल हो जाता है। सो इज एक्सेप्टेंस। सबसीक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब है कि सपोज कि आपने कोई क्राइम वगैरह कर दिया है, अब आप जेल ही चले गए हो, लॉ ने मना कर दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते, तो उस केस में भी आपका ऑफर कैंसिल हो जाता है। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कैसे होती है? सेम चीज, आपकी हाँ से पहले आपकी ना पहुंच जानी चाहिए। तो अगर आज मैंने सोचा कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको लेटर भेजा, तो अब मुझे कैंसिल करने का मन कर रहा है, तो मुझे फास्टर मोड अपनाना पड़ेगा कि मैं आपको कॉल करके मना कर दूं कि जो मेरी एक्सेप्टेंस आ रही है वो माननीय नहीं है, क्योंकि मैं कॉल पे आपको मना कर रही हूं। ये चीजें एक्सेप्टेंस और ऑफर अगर आपने फेस टू फेस दोनों ने बातें कर ली हैं, दोनों सब चीजें डिसाइड हो गई हैं, तो रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहे हुए शब्द हम वापस नहीं ले सकते। जनरली ये रेवोकेशन तभी पॉसिबल होता है, ऐसे कैंसिल करना बाय नोटिफिकेशन, जब आपने पोस्टल मेथड्स या मेल मेथड्स अपनाए हों। तो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब आपकी एक्सेप्टेंस से पहले आपकी ना पहुंच जानी चाहिए। Acceptance is binding on the acceptor when the letter of acceptance usually reaches the proposer. तो जैसे ही आपका लेटर पहुंच जाएगा प्रपोजर पर, तो आप एज एन एक्सेप्टर बाउंड हो जाओगे अपनी बात को फुलफिल करने के लिए। So students, this was offer and acceptance, which is again known as the foundation of any of the valid contracts. आने वाली क्लासेस में कुछ और भी एसेंशियल्स हैं जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में सिर्फ पढ़े थे, उनके बारे में डिटेल में करेंगे, जैसे कि लॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज क्या होता है, जो सब कुछ मिला के कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एसेंशियल्स बनाएंगे। एक चीज का खास ध्यान रखें, इस लेक्चर पर बेस्ड डीपीपी को जरूर सॉल्व करें ऑन द PW ऐप। See you soon in the next session. Take care everyone. Bye bye all.